अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 को फर्दर और मूव करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी और 7.5 के 7.5 एक्सरसाइज में जो दो आप लोगों ने मेथड पढ़ने हैं उनके बारे में मैंने बताया था। एक का नाम था मैट्रिक्स मेथड और दूसरे का नाम था क्रैमर्स रूल। और हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी किया था और इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्रैमर्स रूल की मदद से जो वैल्यूज़ निकालनी थी वो वैल्यूज़ निकाली थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए। तो उन चीज़ों को एक दफ़ा और सुन लें ताकि फिर हम यहाँ पर क्रैमर्स रूल को स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि हम इसको क्रैमर्स रूल की मदद से कर रहे हैं, तो हमने हेडिंग डाल दी थी बाय क्रैमर्स रूल। रूल की हेडिंग डालने के बाद आपको कहा था कि इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए। सबसे पहले x होना चाहिए, x आ गया, फिर y की वैल्यू होनी चाहिए और इसके बाद इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट नंबर का होना चाहिए। इसी तरीके से अगली इक्वेशन में भी पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए और इज इक्वल टू के बाद कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। तो हमारी खुशकिस्मती ये है कि इस सवाल में इक्वेशन इसी फॉर्म में दी हुई है, तो हमें चेंज नहीं करना। अगर इस फॉर्म में मौजूद ना होती तो हम इसको फिर चेंज करते। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से 6 वैल्यूज़ और फाइंड करी थी। वो थी A1 की, B1 की, C1 की। इसके बाद A2 की वैल्यू फाइंड करी हमने, B2 की वैल्यू फाइंड करी हमने और फिर C2 की वैल्यू फाइंड करी हमने। ठीक है, ये 6 वैल्यूज़ हैं जो कि हमने इसमें फाइंड करी थी। तो अब सुन लें कि कैसे फाइंड होता है। इक्वेशन 1 की जो इक्वेशन 1 का जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम A1 कहते हैं, तो ये हो जाएगा 8। इक्वेशन 2 का जो y का कोफिशिएंट होता है उसको हम B1 कहते हैं। इक्वेशन 1 का y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, -4। और जो कांस्टेंट नंबर होगा इज इक्वल टू के बाद इक्वेशन 1 में वो C1 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में A2 मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, A2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। B2 मतलब इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा और इक्वेशन 2 में कांस्टेंट नंबर 4 है तो C2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो एक रिवाइज हो गया ताकि आपको समझ में आ जाए, दोबारा रिवाइज हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को फर्दर आगे मूव करते हैं। तो देखें, अब हमने ये 6 वैल्यूज़ निकालने के बाद 3 वैल्यूज़ और फाइंड करनी है। कौन कौन सी, देखें। सबसे पहले हमें फाइंड करना है और सबसे पहले हमें डी फाइंड करना है। ठीक है, डी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो डी फाइंड करेंगे हम। डी का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है। अच्छा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने इस इक्वेशन में
एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि हमने A1, B1, C1, A2, B2, C2 क्यों फाइंड किया, और अब जो हम 3 चीज़ें और फाइंड कर रहे हैं वो क्यों फाइंड कर रहे हैं, इसका जवाब आपको आगे जाके खुद ही मिल जाएगा कि हमने ये सारी वैल्यूज़ क्यों फाइंड करी हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लें और इतना सुन लें कि हमने जितनी भी वैल्यूज़ अभी निकालनी है और जो वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं तो तमाम की तमाम हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलें जी, अब डी का फॉर्मूला बनाते हैं। डी का एक फॉर्मूला इज इक्वल टू A1, A2, B1, B2। तो बेटा ये डी का फॉर्मूला है। अब आपको पता होगा कि हमारे पास A1, B1, A2, B2 की वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ देखकर इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। और ये जो साइन बना हुआ है आपको पता है कि ये डिटर्मिनेंट का साइन है, तो इट मीन्स दैट आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करके इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर आपने कहा था कि डिटर्मिनेंट निकालते वक्त ये जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो आप इज इक्वल टू से पहले भी बनाते हैं। जी बेटा, बिल्कुल मैंने यही कहा था और यही होता है, लेकिन हमारे पास इस फॉर्मूले में हम अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट का साइन बनाना चाहें तब भी ठीक है, लेकिन नहीं बनाना चाहें तब भी ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में ये वाला साइन नहीं बना हुआ। अगर आप बुक में फॉर्मूले देखेंगे तो हम अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर नहीं लिख रहे। आप याद रखें कि ग्रामर स्कूल में आपने डिटर्मिनेंट सिर्फ इस जगह बनाना है। ठीक है, इसके बाद वैल्यूज पुट करते हैं हम। A1, A2 की वैल्यू है हमारे पास, A1 की वैल्यू है 8, A2 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू -4 और B2 की वैल्यू है हमारे पास 2। अब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिखना होता है। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, A मल्टीप्लाई बाय D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। A की जगह A की वैल्यू, D की जगह D की वैल्यू, फिर B की जगह B की वैल्यू और फिर C की जगह C की वैल्यू। ठीक है, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास D की वैल्यू आ गई 20। अब हमने वैल्यू निकालनी है फॉर dx की। ठीक है, dx का भी फॉर्मूला होता है, जिस तरीके से d का फॉर्मूला था वैसे ही dx का फॉर्मूला है। dx इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है C1 C2 B1 B2। ठीक है, अब आपने इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ये वैल्यूज लिखी हुई यहाँ पर, तो वैल्यूज पुट करते हैं। देखें, C1 की वैल्यू है 2, C2 की वैल्यू है 4, B1 की वैल्यू है -4 और B2 की वैल्यू है 2। इसका भी डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, A मल्टीप्लाई बाय D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C।
अब a को d से मल्टीप्लाई कराते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारे पास dx की वैल्यू आ गई 20। अच्छा, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि d और dx की वैल्यू हमेशा सेम ही आए। इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे सवालात आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। एक और वैल्यू निकालेंगे हम अब फॉर dy। dy का भी अपना फॉर्मूला है, dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। अब आपने इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो a1 जो है वो है 8, a2 जो है वो है 1, c1 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है 4। इसके बाद डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, अब वैल्यूज पुट करते हैं, 8 4 2 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 और 2 1 जा 2। तो हमारे पास dy की वैल्यू आ गई 30। अब हमने x की और y की वैल्यूज निकालनी थी, तो हेडिंग डालते हैं फॉर x और y। अब x की वैल्यू निकालने के लिए x का फॉर्मूला लिखते हैं। x का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू dx अपॉन डी, और y की वैल्यू निकालने के लिए y का फॉर्मूला होगा dy अपॉन डी। तो अब देखें, हमने ये dx और dy इसलिए फाइंड किया ताकि जब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी हो तो मैं इनकी फॉर्मूले में इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर लूं और हमारे पास x और y आ जाए। ठीक है, ये वजह थी कि dx और dy की वैल्यूज हमने फाइंड करी। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू dx की वैल्यू आपके पास 20 थी और d की वैल्यू भी 20 थी। 20 से 20 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। फिर हम y की वैल्यू निकालेंगे। dy की वैल्यू थी 30 और d की वैल्यू थी 20। 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। तो y की वैल्यू हो गई 3/2। ठीक है, इसके बाद आप सोल्यूशन सेट बनाएंगे, तो मैं यहाँ सामने ही लिख रहा हूँ। जब x और y की वैल्यूज आ जाएं तो इसके बाद आप सोल्यूशन सेट बना दिया करें। सोल्यूशन सेट में x और y की वैल्यूज हैं, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, कॉमा, फिर y की वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्यों?
क्योंकि सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट में बंद होता है, इसलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट भी बनाएंगे। तो यहाँ तक आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। एक बात इसमें बताना रहती है, वो सुन लें और इसके बाद फिर आप ये कॉपी कर लीजिएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था एक्सरसाइज में, सॉल्व इफ़ पॉसिबल। मैंने कहा था इफ़ पॉसिबल का मतलब ये है कि अगर पॉसिबिलिटी है तो आप इसको सॉल्व करें मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर्स रूल से, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें सॉल्व भी नहीं करना। तो कब पॉसिबल होगा और कब पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसको सुन लें एक दफ़ा। मैं ये बात सिर्फ क्रैमर्स रूल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम क्रैमर्स रूल कर रहे हैं। मैट्रिक्स मेथड में इसके मुतालिक कुछ और बातें होंगी, ठीक है। दोनों में अलग अलग चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, हमने सबसे पहले डी की वैल्यू निकाली, फिर डी एक्स की वैल्यू निकाली और फिर डी वाई की वैल्यू निकाली। अगर हमारे पास डी की वैल्यू, ये डी की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ जाए तो फिर हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करते। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए तो आपने ना डी एक्स निकालना है, ना डी वाई निकालना है, ना ये एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। डायरेक्ट आपने लिख देना है नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि ये पॉसिबल नहीं है। और अगर डी की वैल्यू 0 नहीं आती तो फिर हम ये सारा का सारा काम करेंगे। अब हो सकता है आप लोगों के जहन में एक सवाल हो, सर अगर डी एक्स 0 हो जाए या डी वाई 0 हो जाए, तो बेटा डी एक्स 0 हो या डी वाई 0 हो कोई मसला नहीं है, आपने अपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है और आखिर तक सॉल्यूशन सेट तक निकालना है। कब नहीं सॉल्व करेंगे? जब आपके पास डी की वैल्यू 0 आ जाए। तो मैं आपको एक सवाल ऐसा करा देता हूँ जिसमें डी की वैल्यू 0 आ रही होगी, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x + 6y = 5, 4x + 8y = 9। अब इस क्वेश्चन में भी जिस टाइप की इक्वेशन हमें चाहिए होती है वही है, हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अरेंज होकर ही हमें इक्वेशन मिली है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है हम जो मेथड कर रहे हैं उसका नाम क्रैमर्स रूल है, तो हम क्रैमर्स रूल से ही करेंगे अभी सारे क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर भी हेडिंग आ जाएगी बाय क्रैमर्स रूल। और इसके बाद इक्वेशन जिस टाइप की हमें चाहिए वही गिवन है, तो हम उसको उसी तरीके से लिख लेंगे। अगर जिस अरेंजमेंट की इक्वेशन हमें चाहिए होती है अगर वो ना हो तो मैं बता चुका हूँ, हम उसको पहले अरेंज करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले आपको मालूम है कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं। हियर A1, B1, C1, A2, B2, C2। ये बात बता चुका हूँ मैं कि 1 1 वाली वैल्यूज़ इक्वेशन 1 से आएंगी और जितनी भी 2 वाली वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन 2 से आएंगी। इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट होगा वो A1 होगा, इक्वेशन 1 में y के कोफिशिएंट को B1 कहेंगे और इक्वेशन 1 में कांस्टेंट नंबर को C1 कहेंगे। इसी तरीके से इक्वेशन 2 में A2 की वैल्यू को 4 कहा जाएगा, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू को B2 कहा जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 में कांस्टेंट नंबर को C2 कहा जाएगा, ठीक है। फिर हम D वैल्यू निकालते थे सबसे पहले, और D का फॉर्मूला होता है D = A1 A2 B1 B2।
आपको मालूम है A1, A2, B1, B2 की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, तो इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 3, 4, 6, 8। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, A मल्टीप्लाई बाय D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C। A की जगह A की वैल्यू, D की जगह D की वैल्यू, फिर B की जगह B की वैल्यू और C की जगह C की वैल्यू। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, प्लस 24 और माइनस 24 कैंसिल होके B की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो बेटा जब D की वैल्यू 0 हो तो मैंने आपको बताया कि आपने ना फिर आगे dx निकालना है, ना आपने dy निकालना है, ना x की वैल्यू आएगी ना y की वैल्यू आएगी। अब डायरेक्ट आपने लिख देना है इसका आंसर, solution set is not possible। solution set is not possible। बस यही आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमने क्रैमर्स रूल के ये 2 क्वेश्चंस किए और मुझे उम्मीद है कि आपको क्रैमर्स रूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट कर दें इस वीडियो के नीचे, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह फिर उसको मैं देख लूँगा और आपको जवाब दे दूँगा। ठीक है? अपना बहुत ख़याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।